सो मिक्सचर क्या हो सकता है, तो मिक्सचर दैट कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कंपाउंड या तो एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, अब एलिमेंट में क्या हो सकता है कि एलिमेंट तीन तरह के हो सकते हैं, दैट इज मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये अपने पास कहानी हो गई मेटल की, कि मेटल अपने पास आता कहाँ है। सो मेटल इज अ काइंड ऑफ बेसिकली एलिमेंट। मेटल क्या, एक एलिमेंट का काइंड है। तीन तरह के एलिमेंट होते हैं, दैट इज मेटल्स, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल्स। तो इन तीनों पे विस्तार पे चर्चा करेंगे, पर मैंने आपको इसका बता दिया कि भैया ये चीज है क्या, कि मैटर में क्या चीज मेटल कहलाती है, ये चीज थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मेटल वर्ड सुनते ही दिमाग में सबसे पहली क्या चीज आती है, सबसे पहले क्या चीज आती है? चलिए, तो मैं उस स्लाइड को वापस आ गया, और मेटल वर्ड सुनते ही दिमाग में सबसे पहला चीज क्या हिट करता है? मुझे सबका आंसर चाहिए, फटाफट से आंसर भेजो। मैं नेम बोलते जा रहा हूँ, किसने किसने भेज दिया। तो साहिल, अखिलेश, शिखर, अंकित, इन चार के आंसर आ चुके हैं। मिष्टी, अमन, साहिल, विवेक, पांडे, अनुराधा, मृत्युंजय। मृत्युंजय, मेटल बोलते ही पहले दिमाग में क्या चीज हिट करती है? मेटल बोलते, मेटल कैसे हिट कर सकता है? कुछ और हिट करेगा ना, कुछ भी हो सकता है। मेटल बोलते ही दिमाग में जो आपको पहली चीज दिमाग में आ रही है वो छाप दो, जो भी पहली चीज दिमाग में आ रही है टाइप करके भेज दो मेरे को। तनिष्क, अभिनव, अर्णव, अमृत, मृत्युंजय। मृत्युंजय का आंसर बहुत अच्छा है, मैं इस पे बात करूंगा। चलो, नैन्सी, ठीक है। सो मेटल बोलते ही दिमाग में जो सबसे पहली चीज हिट करती है, वो करती है कि भैया, मैक्सिमम लोगों ने मुझे जो ऑप्शन भेजा है, जो आंसर भेजा है, दैट इज आयरन। ठीक है, कुछ लोगों ने हिंदी में लिख के भेजा है लोहा, पर हाँ, मेटल वर्ड बोलते ही दिमाग में सबसे पहली चीज आती है, दैट इज आयरन। ठीक है, तो आखिर आयरन क्यों आता है दिमाग में? इसीलिए आता है क्योंकि आयरन हम सबसे फ्रिक्वेंटली यूज करने वाला मेटल है, सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेटल में से एक है आयरन। बहुत कॉमनली हमको दिखता है, बहुत कॉमनली यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि भैया आयरन सबसे कॉमन है। तो मेटल वर्ड सुनते ही दिमाग में हिट कर गया, दैट इज आयरन। अब बात आती है कि आयरन में ऐसा क्या देखा कि वो मेटल हो गया, ऐसा क्या देखा कि वो मेटल हो गया? तो बहुत लोग अपने अपने हिसाब से आंसर देंगे, मुझे भी आंसर चाहिए नहीं। बहुत लोग अपने हिसाब से उस आंसर को बना चुके होंगे। जैसे कुछ लोगों ने मुझे कुछ कुछ वर्ड्स भेजा, किसी ने बोला मेलिएबल, किसी ने बोला डक्टाइल, किसी ने बोला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये वर्ड्स भी हैं जो इसको आयरन सेटिस्फाई करता है, ये प्रॉपर्टीज हैं जिसको आयरन सेटिस्फाई करता है। लेकिन एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि भैया बिना मेटल की जिंदगी नहीं हो सकती है। क्यों? इसलिए क्योंकि हम डेली लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो मेटल डिपेंडेंट हैं, जो बिना मेटल के बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इवन उसके अलावे हम जो खाना खाते हैं, तो भी हमको पता है कि भैया हमारे खाने में भी मेटल्स के थोड़े कंपोनेंट होते हैं। हमको बोला जाता है कि अगर बॉडी में आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो हमें पता है कि मेटल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए मेटल्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अब दूसरा सवाल ये है कि बताओ, ये जो स्टाइलस है, ये जो स्टाइलस है, ये स्टाइलस एक मेटल है या नॉन मेटल है? फटाफट से मुझे आंसर भेजो, मेटल है या नॉन मेटल है? ओके, अभिनव, शिखर, साहिल, ओम, चार लोगों ने मुझे मेटल भेजा है। भाई ये प्लास्टिक है, मैं ये चीज पहले क्लियर कर दूं, ये प्लास्टिक की बनी हुई चीज है। ठीक है, चलो, ये प्लास्टिक से बनी हुई चीज है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर मुझे भेज दिया है। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, किसको किसको लगता है कि ये मेटल है, जरा हैंड रेज कर दो कि भैया हमको लगता है कि ये मेटल है। हैंड रेज करो तो जरा देखा जाए, किसको किसको लगता है कि ये जो प्लास्टिक वाली चीज थी ये मेटल थी। हैंड रेज कर दो।
ठीक है। नहीं, स्टाइलस में एक प्रॉपर्टी होता है हाथ से चार्ज के पास करने का। नहीं नहीं, वो बात छोड़ दो। देखो इसमें टिप की बात नहीं कर रहा, टिप भी हालांकि मेटालिक नहीं, बट ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं फिलहाल। मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि ये प्लास्टिक का है, ठीक है। चलो ओके। अच्छा, किसको किसको लगता है कि ये नॉन मेटल है? हैंड रेज करो तो जरा। जिसको इसको लगता है कि नॉन मेटल है, हैंड रेज करो। कोई मिस नहीं होना चाहिए। जिसको इसको लगता है, अगर पूरी क्लास को लगता है तो पूरी क्लास को हैंड रेज करना है। नन मेटल है, हम मानते हैं कि नन मेटल है। प्लास्टिक ये जो है, ये स्टाइलस जो है, दिस इज नन मेटल। और जो लोग नहीं हैंड रेज किए भैया, उनसे पूछने वाला हूँ, तनिष, प्रिया, ओम, श्रेया, अखिलेश, जिसको जिसको लगता है कि ये नन मेटल है, हैंड रेज करो। तो 4 लोगों ने अभी तक हैंड रेज नहीं किया, अखिलेश, श्रेया एंड साहिल। मैं मान लूं कि आप चारों चारों इस बात को अग्री नहीं करते कि ये नन मेटल है। हाँ जी, ये चारों एग्री नहीं करते। अदिति, साहिल, श्रेया, आप चारों एग्री नहीं कर रहे हो, जल्दी मुझे मैसेज करके बताओ, क्या ये नॉन मेटल नहीं था स्टाइलस? अच्छा ठीक है, देखा गया। श्रेया ऑडियो ऑन करो बाबू, श्रेया ऑडियो ऑन करो। श्रेया आवाज जा रही है मेरी? यस सर। नहीं। हाँ, स्टाइलस आपने हैंड रेज नहीं किया, मीन्स आपका आंसर क्या है? सर वो मेटल है। अच्छा वो मेटल है। अच्छा आप मेटल में थे, ठीक है, ओके। और चलो श्रेया, अदिति एक मिनट रुक जा। श्रेया, अदिति आपने भी हैंड रेज नहीं किया, क्या रीजन है बेटा? सर मैं अभी जस्ट आई हूँ क्लास में। अच्छा, मैं यूँ मीट हो पूछ गया। रहा हूँ कि ये स्टाइलस जो है एक नन मेटल है। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो हैंड रेज करो, अगर आपको लगता है कि ये बात गलत है तो हैंड रेज नहीं करना। ओके सर। हाँ। श्रेया बोल रही है मेटल है। श्रेया मैंने बता दिया ये प्लास्टिक है, मैं ये पहले बता चुका हूँ कि प्लास्टिक है। क्या प्लास्टिक है तो मेटल हो सकता है श्रेया? मेटल तो नहीं होगा, ठीक है। चलो सो लगभग पूरी जनता ने हैंड रेज किया, श्रेया बस बोल रही थी मेटल है, बाकी पूरी क्लास अग्री है कि ये नन मेटल है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरी क्लास गलत है। मतलब मेटल है क्या? मेटल भी बोला नहीं है। नन मेटल है क्या? नन मेटल भी नहीं है। मेटलॉइड है? मेटलॉइड भी नहीं है। तो है क्या आखिर? अभी टेबल दिखाया था, उस टेबल को गौर से वापस देखो। चलो सारे लोग हैंड नीचे कर लो और गौर से उसको वापस से देखना। मेटल जो है वो एलिमेंट का एक टाइप है। एलिमेंट का मतलब होता है सिंपलेस्ट सब्सटेंस। एलिमेंट का आसान भाषा में मतलब होता है जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है अकेला, उसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या ये प्लास्टिक कभी एलिमेंट हो सकता है क्या? क्या प्लास्टिक पीरियोडिक टेबल में दिखता है? क्लास 8 से याद करोगे तो हमको पता है कि भैया बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं तो प्लास्टिक बनता है। बेसिकली पॉलीमर होता है ये। मुझे ये बताओ कि क्या पॉलीमर, क्या कंपाउंड कभी एलिमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। इस कैटेगरी में आ सकता है क्योंकि ये कंपाउंड है, बोलते हैं ना पॉलीथीन। तो ये दिस इज अ कंपाउंड और कैन बी अ मिक्सचर बट कैन नॉट बी एन एलिमेंट। ये प्लास्टिक एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये ना ही मेटल है, ना ही नॉन मेटल है, ना ही मेटलॉइड है। आपसे कोई पूछ रहे कि कोई भी रैंडम सा सामान उठा के, मान लो ये वॉलेट है, वॉलेट उठा के बोला कि बताओ मेटल है कि नॉन मेटल है। अबे भाई साहब, वॉलेट बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, हम कैसे बता दें कि मेटल है कि नॉन मेटल है? हम नहीं बता सकते कि मेटल है कि नॉन मेटल है। ये मिक्सचर है या कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट है ही नहीं तो मेटल कहाँ से होगा? अब कोई बोलेगा हम पहचाने कैसे? पीरियोडिक टेबल में देखो, वो चीज तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में क्या कहीं दिखती है? क्या कहीं तुमको प्लास्टिक दिखता है? क्या कहीं तुमको ये चीजें दिखती हैं? नहीं दिखती। इसका मतलब वो मेटल नहीं है। क्या नॉन मेटल है? नॉन मेटल भी नहीं है। मेटलॉइड है? मेटलॉइड भी नहीं है। कोई ऐसा जिसको अभी भी तकलीफ है तो मुझे बता दो कि भैया हमको अभी भी तकलीफ है, ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है। समझ में नहीं आया? हाँ, शिखर बोला ग्रेफाइट तो पीरियोडिक टेबल में नहीं दिखता। शिखर, कार्बन का होता है ग्रेफाइट, कार्बन को खास तरीके से अरेंज करते हैं तो बनता है ग्रेफाइट। तो बेसिकली ग्रेफाइट वर्ड जरूर है बट वो है एक्चुअल में कार्बन, और कार्बन पीरियोडिक टेबल में दिखता है। डायमंड भी कार्बन है, वो भी पीरियोडिक टेबल में दिखता है। इसलिए हम शिखर
ग्रेफाइट या डायमंड को एज अ एलिमेंट ट्रीट कर सकते हैं। चलो, तो साहिल बोल रहा है कि प्लास्टिक नॉन मेटल फॉर एग्जाम्पल फॉर एलिमेंट नॉन मेटल प्लास्टिक पॉलीमर। देखो बिल्कुल 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 साहिल, पॉलीमर है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इसलिए क्या हो गया, एलिमेंट तो वही बोल रहा हूँ ना साहिल, मैं ये भी तो यही बात बोल रहा हूँ, क्या लिख के भेज रहा है, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, ये कहानी है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, शिखर बोल रहा है कि ग्रेफाइट मेटल है या नॉन मेटल। शिखर, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, कार्बन है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, NaCl नमक मेटल है नॉन मेटल है? नमक क्या है, नमक के बारे में क्या ख्याल है, मेटल है नॉन मेटल है? नमक, शिखर फिर से गलत, फिर से गलत, फिर से गलत, फिर से गलत भैया। NaCl एक कंपाउंड है, वो एलिमेंट नहीं है, वो सोडियम, नमक जो है वो सोडियम और क्लोरीन दोनों से मिलकर बना है, वो कंपाउंड है, वो एलिमेंट नहीं है, और एलिमेंट नहीं है तो ना ही मेटल होगा ना ही नॉन मेटल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कंपाउंड होगा। बोलो अभिनव, जल्दी बोलो, क्या समस्या हो गया जीवन में? अभिनव, कोई डाउट है? साहिल बोलो, क्या समस्या है? सर आपका ऑप्शन गलत है, उस समय आप बोल रहे हैं मेटल है या नॉन मेटल है, ये तो आप नहीं बताया कि वो कंपाउंड है कि वो क्या है, एलिमेंट है। तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम्हें दूसरा ऑप्शन सोचना, भी नहीं दिए थे ना सर। तुम्हें सोचना चाहिए था ना। अगर मैं मान लो मैं क्वेश्चन गलत बोलूंगा तो तुम बोलोगे ठीक है, गलत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे हम। नो तुम सर। बोलोगे, तुम बोलोगे सर आपका क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन पे तुमने क्यों टिक लगाया, बोलो क्वेश्चन गलत पूछा आपने, ठीक है, गुड, ऑप्शन गलत है। बोला अभिनव, स्टाइलस को कंपाउंड रखेंगे या मिक्सचर में रखेंगे? ओम, बेसिकली ये कंपाउंड में आएगा, क्योंकि जब प्लास्टिक बोल रहे हैं तो प्लास्टिक इज अ कंपाउंड वाला चीज, नॉट मिक्सचर। बट हाँ, ये डिपेंड्स, अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए उस चीज को अभी डिस्कशन करने में कोई पॉइंट नहीं बनता, डिपेंड्स कि वो किस तरह का प्लास्टिक है, ठीक। चलो, तो ये अपने पास कहानी हो गई भैया, मेटल नॉन मेटल, मेटल मेटल नॉन मेटल और कंपाउंड या मिक्सचर के साथ में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, हमारे दिमाग में क्या लगता है ना, वुड, प्लास्टिक, बैग, इस तरह की चीजें दे देगा, बोलोगे अच्छा मेटल नहीं है, तो जो चीज मेटल नहीं है वो नॉन मेटल है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें मेटल नॉन मेटल दोनों नहीं हो सकती, वो तीसरी भी हो सकती है, दुनिया में दो ही कैटेगरी नहीं है चीजों का, हाँ, ठीक है, दो कैटेगरी मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस था, उसके बाद वो कैटेगराइज होके एक छोटा सा पार्ट है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, सो अब अपन आगे की कहानी पढ़ते हैं, पर उससे पहले इस टेबल को नोट डाउन करो और फिर अपन आगे की बात करेंगे। नीचे में एग्जांपल्स लिखे, मैं एक बार एग्जांपल्स आपको रिकॉल करा देता हूँ। मेटल में लिखा आयरन, कॉपर, टिन। मेटलॉइड में लिखा है सिलिकॉन, जर्मेनियम। नॉन मेटल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन। पीरियोडिक टेबल में ये चारों दिखते हैं, इसलिए ये चारों के चारों क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्लाइड है थी, फटाफट से हेडिंग डालो मेटल्स नॉन मेटल्स का और इसको लिखो जल्दी से, और यहाँ पे स्टार बना लेना भाई, इस जगह पे बहुत जरूरी है, यहाँ स्टार और यहाँ स्टार, यही दोनों को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखो उधर H2O, CaCO3 लिखा हुआ है, वो सारे क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड के नीचे देखो, ठीक है। अब जीवन में कभी गलती करोगे, कोई पूछेगा तो बताओ ये क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, हाँ, सोच के बताना, ठीक है, करो जल्दी से। बिल्कुल साहिल, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया क्वेश्चन जो दिया गया वो सही है, ऑप्शन जो दिया गया वो सही है, हो सकता है ऑप्शन में कोई समस्या हो, बोनस मार्किंग हो, ठीक है। छाप लिया, छाप लिया सबने? चलिए, ठीक है, ओके। सो अब अपन आते हैं कि भैया, जब मैंने पहली चीज बोली थी कि मेटल बोलते ही दिमाग में आयरन आता है,
आखिर आयरन में ऐसी क्या प्रॉपर्टी आपने देखी कि आपको लगा कि वो मेटल है? कुछ देखा ही, जाकर रिएक्शन तो कराया नहीं था, तो सामने से देख के या महसूस करके ही बताया होगा कि उसमें ये प्रॉपर्टी है इसलिए वो आयरन मेटल है। तो कैसे ये पता चलता है किसी चीज को देख के कि वो मेटल है या नहीं है? ये पता करने के लिए हम उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब समझ लेते हैं पहले। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी जो देख के, थोड़ा महसूस करके, थोड़ा फील करके अगर कोई प्रॉपर्टी हम पता कर पाए तो फिजिकल है। जैसे बताया जाता है ना कि मान लो किसी से किसी को मिलाना है, कहीं स्टेशन पे खड़ा है, तो बता के भेजते हैं क्या, वो ब्लैक कलर का शर्ट पहना होगा, लंबे हाइट का होगा, थोड़ा हेल्दी होगा, इस कलर का होगा। सो दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उसी तरह से मेटल्स के साथ भी सेम कहानी है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिससे हम पता कर पाते हैं। लेकिन एक बात बताना मेरे को कि क्या जो फिजिकल प्रॉपर्टी किसी को बता के स्टेशन भेजा गया कि इस आदमी को लेके आना है, क्या वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी वाला दूसरा नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या ब्लैक शर्ट पहने वहां कोई दूसरा नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या वहां लंबे हाइट वाला दूसरा नहीं हो सकता? हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है। ये हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं आइडेंटिफाई करने का कि वो मेटल है या नहीं है, नन मेटल है या नहीं है, लेकिन 90% केसेस में चल जाएगा। अब ये चांसेस बहुत कम है कि कोई स्टेशन पे गया किसी को पिक करने के लिए, उसको नहीं पहचानता, तो ब्लैक शर्ट में हो, लंबे हाइट का हो, थोड़ा मतलब थोड़ा सा डार्क कलर में हो, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, ब्लैक कलर का बैग लिए हुए हो, इस तरह की कोई चीज हो, ठीक है। तो ऐसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ऐसा दूसरा नहीं हो सकता। सेम कहानी मेटल्स के साथ भी है कि भैया हम जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो सच है कि मेटल्स में ज्यादा एप्लीकेबल है, पर कहीं और नहीं होगा ये जरूरी नहीं। चलिए भैया, तो अपन आते हैं फटाफट से और अपन बात करते हैं कि भैया मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, चलो। तो फिजिकल प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या है, फिजिकल मतलब जो अपीयरेंस बेस्ड या फील करके जो हम पता कर पाए, दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली जो अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टी आती है दैट इज डक्टिलिटी, डक्टाइल होना। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है भैया, तार बना सकते हैं मेटल्स का। ये जो चश्मा है, इस चश्मे में जो ये जो पतला सा तार बना है, ये मेटल का है। अगर हम चाहते कि ऑक्सीजन का तार बना ले तो बना लेंगे, हम चाहे कार्बन का तार बना ले तो बना लेंगे, हम चाहे नाइट्रोजन का तार बना ले तो बना लेंगे? नहीं। हम ये तार वाली जो चीज है वो हम तभी बना पाते हैं जब वो मेटल हो। अगर वो नॉन मेटल होगा तो हम उसका तार नहीं बना सकते, उसकी वायर नहीं बना सकते, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं क्या बोलता है डक्टिलिटी। तो बोलता है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन फाइन वायर्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। प्लेटिनम जो है वन ऑफ द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है या मेटल है, मोस्ट डक्टाइल। गोल्ड भी होता है, प्लेटिनम भी होता है, दोनों ही बहुत ज्यादा डक्टाइल होते हैं। मतलब कुछ ग्राम ले लोगे तो कुछ किलोमीटर्स का इनका वायर बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम, कॉपर, टंगस्टन का आपके पास बना के दिया है। हमको पता है एल्यूमिनियम का वायर्स बनाते हैं, घरों में लगाते हैं, और ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी बिजली डिपार्टमेंट वाले भी जो है वो एल्यूमिनियम का तार लगाते हैं। कॉपर का भी हम देखते हैं, हम जाते हैं जब कोई चीज खरीदने, मान लो कोई हेवी अप्लायंस खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि बताओ कॉपर का तार लगा है। पंखे में भी देखते हैं कि उसमें कॉइलिंग की जाती है कॉपर की, ठीक है। और टंगस्टन तो हमको पता ही है कि भैया बल्ब में लगाया जाता है, ठीक है। सो वायर बन जाए, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। फटाफट छापो, सब पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है, छापो, कहीं तकलीफ हो तो पूछ लेना, छापते जाओ। अर्णव कुछ कहना चाहता, बोलो अर्णव। सर टॉपिक क्या डाले? फिजिकल प्रॉपर्टीज बताया ना, हेडिंग डालने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। डायग्राम नहीं बनाना, बस एग्जांपल लिख लेना।
छाप लिया सबने? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज हार्डनेस। भैया हमको पता है, आयरन का नाम सुनते हमको पता है भाई बहुत मजबूत होता है। घर बनाते हैं आयरन से, बर्तन बनाते हैं आयरन से, गाड़ी बनाते हैं आयरन से, भैया बहुत मजबूत होता है। मेटल्स नॉर्मली हार्ड होते हैं, लेकिन मैंने ये वर्ड यूज किया नॉर्मली, मैंने क्यों नहीं बोला हमेशा। सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम, लिथियम, गैलियम, सीजियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी तो इवन लिक्विड होता है। तो भैया सारे मेटल्स हार्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये सच है कि मैक्सिमम मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। फटाफट छापो इसको। श्रेया कंप्लीट नहीं हो पीछे वाला? अच्छा थोड़ा जगह छोड़ दो, मैं वापस ले जाऊंगा, छाप लेना इसको। लिखो सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते, ये बात ध्यान रखने वाली है, गलती नहीं कीजिएगा कि मेटल्स हार्ड होते हैं सारे के सारे, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है? कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है? डन है? लिखो लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट लस्टर। भैया मेटल्स में चमक होता है, चमकते हैं मेटल्स। कोई बोलेगा कि आयरन का रॉड तो हम आज तक चमकते हुए नहीं देखे। उसको काटो, आयरन को जैसे काटोगे तो दिखेगा कि काटने के बाद वो चमकने लगा। पहले क्यों नहीं चमकता? क्योंकि उसके ऊपर रस्ट लगा होता है, जंग लगी होती है, इसलिए वो चमक नहीं पाता। लेकिन जैसे उसको काटते हैं उसमें चमक आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्या सारे मेटल्स ही सिर्फ चमकदार होते हैं? नन मेटल्स नहीं होते, होते हैं आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट, ये 3 ऐसे नन मेटल्स हैं जो चमकदार होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि ब्लैक शर्ट में जिसको लेने गए थे वही हो, धोखा भी हो सकता है। सो आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट ये नन मेटल्स हैं, स्टील इनके पास क्या होती है, लश्यर होता है, चमक होता है, शाइन होता है। फटाफट छापो, ठीक है। भैया गोल्ड तो, गोल्ड की तो खासियत ही है ये चमक, ठीक है। गोल्ड गोल्ड ही है क्योंकि वो चमक है। अगर ये चमक ना होता, प्लेटिनम में ये शाइनिंग ना होती, तो शायद वो प्लेटिनम नहीं होता, मीन्स उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीटी के बजाय वो सिटी हो जाता। छाप लिया? अमन मेटल है, मेटल के पास शाइन होता है। क्यों होता है ये नहीं है, शाइन होता है ये है। क्रोमियम भी मेटल है, मेटल में शाइन होगा ही होगा। सर ये नीचे जो लाइन लिखे हैं इसमें एक्सेप्शन लिखे कि एग्जाम्पल लिखे? एक्सेप्शन है ना एक तरीके का, ये एक्सेप्शन है कि नन मेटल हैविंग लस्टर। कुछ नन मेटल्स भी हैं जिसमें लस्टर होता है, आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट, ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, ठीक है। डन है? चलिए नेक्स्ट, मैलिएबल। भाई ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बहुत बार पढ़े हो, हमेशा भूलते हैं लोग, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मेटल को अगर दे धड़ाधड़ 2-4 हथौड़ा मार दिया जाए तो वो चिपक जाएगा। चिपक के मतलब वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पिचक जाएगा। नन मेटल को 2-4 हथौड़ा मार दोगे, खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट लो, उस पर दे हथौड़ा मारो, वो धूल धूल हो जाएगा। डायमंड पे मारो, डायमंड को कुछ नहीं होगा, और अगर वो टूट गया तो वो भी क्या होगा, तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो शीट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन मेटल्स पे क्या है, हथौड़ा मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, पतले शीट में वो पिचक जाएगा।
वो ऐसा नहीं होगा कि टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है कि मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, उनका हम पतला सीट बना सकते हैं, नॉन मेटल का नहीं बना सकते। ऑक्सीजन का बना सकते हो, कार्बन का बना सकते हो, डायमंड का बना सकते हो, नहीं बना सकते। सो मेटल्स एबिलिटी टू बी शेप्ड और फॉर्म्ड बाय हैमरिंग और प्रेशर, हैमरिंग या प्रेशर के वजह से उनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी बोलते हैं। कैन बी बिटेन इनटू शीट्स। एल्यूमिनियम का तो भैया हमको पता है कि एल्यूमिनियम का जो शीट होता है उसमें हम खाना पैक कराते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके यूजेज हैं। उसके अलावा देखे होंगे पतले पतले जो मिठाइयाँ होती हैं उनके ऊपर भी मेटल्स के लेयर लगाते हैं। एक्चुअल में वो होता था सिल्वर का, पर आज के टाइम वो सिल्वर नहीं होता। आज के टाइम तो भैया वो एल्यूमिनियम का ही बना दिया जाता है, थोड़ा सा उसमें शाइन वाइन दे के। पर हाँ, पहले जो सिल्वर मिठाइयों पे लग के मिलता था दैट वाज वेरी गुड, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो अभी के टाइम जो तवक लग के आते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। सो पहले वाले मिठाइयाँ अगर कहीं प्योर सिल्वर का तवक मिले उन मिठाइयों को लो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर सिल्वर का तवक नहीं मिले तो एल्यूमिनियम के तवक वाले मिठाइयों का अवॉइड करो। एल्यूमिनियम हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंजीरियस है। एल्यूमिनियम हमारे बॉडी को बहुत हार्म देता है, ये बहुत खराब मेटल है एक्चुअल में हमारे बॉडी के लिए। आयरन इज गुड, कॉपर इज गुड, गोल्ड इज गुड, सिल्वर इज गुड, पर एल्यूमिनियम इज नलायक, दिस इज वेरी बैड। ठीक है, चलो छापो फटाफट से। क्या करेगा? देखो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे मतलब बहुत हमारे बॉडी में ना बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन। इसलिए देखोगे भी आज के टाइम में तो बहुत जगह बहुत डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेशर कुकर में बने हुए खाने को यूज करने के लिए मना करने लगे हैं, बिकॉज जनरली प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का होता है। और एक चीज़ और भी ऑब्जर्वेशन तुमने देखा होगा कि पुराने ज़माने में, मतलब अभी से 60-70 साल पहले चल जाओ, 100 साल पहले चल जाओ, तो एल्यूमिनियम को लो ग्रेड मेटल माना जाता था। एल्यूमिनियम में ना मतलब जो मतलब ऐसे कह लो जो लो क्लास के जो लोग होते थे, ठीक है, जो पुअर क्लास के लोग होते थे वो एल्यूमिनियम में खाने बनाते थे, खाने में यूज करते थे। बाकी हायर क्लासेस में एल्यूमिनियम यूज नहीं होता था। हायर क्लासेस में या तो कॉपर या तो सिल्वर, तो अगर हो गया तो बहुत अलग अच्छी बात है। जनरली कॉपर आयरन यूज होता था। इवन उस टाइम की मिडिल क्लास भी जो थी ना वो भी यूज करती थी ब्रास का, पीतल का यूज करते थे, दैट इज अलॉय। लेकिन एल्यूमिनियम का यूज नहीं करते थे, ठीक है। बिल्कुल अर्नव, एल्यूमिनियम का फॉयल या एल्यूमिनियम में रखा हुआ खाना ट्राई टू अवॉइड। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अपूर्वा बोल रही है हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे से बहुत इंटेलिजेंट थे। बहुत मायनों में मैं मानता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे बिल्कुल, मतलब एटलीस्ट हेल्थ के मामले में एंड बहुत सारी चीज़ों के मामले में वो हमसे मच बेटर इंफॉर्मेटिव थे, वो हमसे मच बेटर थे। हम फैशन के वजह से और स्टाइल की वजह से चीज़ों को हमने बिगाड़ दिया, ठीक है। गोल्ड हार्म नहीं करता, ह्यूमन गोल्ड सीड्स के स्वीट्स खाता है क्यों? बिल्कुल अमन, बहुत जगह ऐसा देखोगे तो गोल्ड के बहुत पतले पतले जैसे एल्यूमिनियम का लेयर है, सॉरी एल्यूमिनियम बोलता हूँ, सिल्वर का जैसे तवक लगाते हैं वैसे गोल्ड के तवक लगे हुए भी स्वीट्स मिलते हैं। बहुत महंगे मिलते हैं पर मिलते हैं। दिवाली के टाइम में न्यूज़ देखो, न्यूज़ में दिख जाएगा कि यहाँ पे गोल्ड लगे हुए स्वीट्स इतने रुपए केजी मिल रहे हैं। सो 60-70 हज़ार रुपए किलो या हो सकता है लाख रुपए किलो ऐसे मिले। पर हाँ, लोग खाते हैं, यूज होते हैं। एंसेस्टर्स अर्नव, देखो यार क्या है ना कि हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी साइंस कभी अलग है ही नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स कभी अलग नहीं थे, कभी मैथ्स अलग नहीं था, ये सारे साइंस ही हैं, ठीक है। बट हाँ, जब हम पार्टिकल्स के इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं तो हम उसे केमिस्ट्री कहते हैं। जब बड़े बड़े चीज़ों के इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं तो हम उसको फिजिक्स कह लेते हैं। कैलकुलेटिव पार्ट को पढ़ते हैं तो मैथ्स कह लेते हैं। बाकी क्या न्यूटन साहब का रिसर्च केमिस्ट्री में नहीं है या बायो में नहीं है? अगर आपको नहीं पता तो न्यूटन साहब का रिसर्च जो फिजिक्स के मतलब कह लो कि लॉ ऑफ, जो न्यूटन सर का लॉ है दैट इज लॉ ऑफ मोशन, ये बेस है फिजिक्स का। लेकिन न्यूटन सर का रिसर्च केमिस्ट्री बायो मैथ्स सब में है, सब में है, ठीक है। तो साइंस कभी अलग थी ही नहीं, ठीक है। चलो
एल्यूमिनियम क्यों अवॉइड करना चाहिए? रिया, एल्यूमिनियम हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं, दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है भैया? सोनोरस का मतलब होता है ना कि जब मेटल टकराते हैं ना तो घन सी आवाज आती है, उस घन सी आवाज को क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ऐसा लगता है ना कि घंटी बज रहा है, तो इस तरह की जो आवाज है, जो घंटी बजने की आवाज है, इसी को क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा घंटी वाला फीलिंग दिलाता हूँ, देखो ये जो आवाज है, ठीक है, तो ये वाली जो आवाज है इसी को क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। जबकि नन मेटल जो है वो जब टकराएंगे तो इस तरह की आवाज नहीं आएगी, ठीक है। छापिए फटाफट से। अदिति बोल रही है पहले भी क्लासेस में पढ़ा। बिल्कुल अदिति, क्लास 8 में पढ़ा था, अब 10th में फिर से मेटल्स नन मेटल्स है तो पढ़ना तो पड़ेगा। मेटल सोनोरस इसके एक्सेप्शंस बिल्कुल है मिस्टी, क्यों नहीं है? मान लो अगर आपने ले लिया मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मेटल है लेकिन सोनोरस नहीं है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। जहाँ पे आते हैं, जिस पे आते हैं उस पे मैं डिस्कशन कर दूंगा जरूर से, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। सॉलिड ही नहीं है तो सोनोरस कहाँ से होगा? छाप लिया सबने? चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों ही के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है। बर्तन जो बनता है वो किसका बनता है भैया? मेटल का बनता है। चाहे कोई भी मेटल हो सकता है, बट बर्तन यूटेंसिल्स जो बनते हैं किसके बनते हैं? मेटल्स के बनते हैं, ठीक है। क्या इसमें नन मेटल कोई है जिसमें कंडक्टिविटी होता है? होता है। तो उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्ट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? एक नन मेटल है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि ये क्या है? नन मेटल है। फटाफट छापो। बिल्कुल पेंसिल का जो, बिल्कुल पेंसिल जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, जो उसका लीड होता है वो दैट इज ग्रेफाइट, ठीक है। चलो, सो ये सारी कहानी हो गई अपने पास मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी का। उसको एक समराइज करके इस टेबल में दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से आप घर पे लिख लेना, बस इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। आराम से इसको घर पे लिखते चलना, ठीक है। ये उस पूरा टेबल का एक समराइज्ड फॉर्म है। मेटल्स में कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो नन मेटल्स में नहीं होती, या नन मेटल्स में कौन सी होती है जो मेटल्स में नहीं होती, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे इसको लिख लेना, ठीक है। चलो, अब अपन आते हैं मेन पोर्शन की तरफ, दैट इज कि भैया मेटल्स नॉन मेटल्स को क्या किसी और तरीके से हम अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी जिससे मेटल्स नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट किया जाता है, और उससे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। केमिकल इज प्रॉपर्टीज लाइक क्या? मान लो कोई कोडवर्ड सिखा के बुलाया गया, स्टेशन पे आया, जाकर पूछना उससे कोडवर्ड बता, मूवी में देखे हो ना, तो भैया कोडवर्ड दूसरे को पता हो इसके चांसेस बहुत ही कम है या ना के बराबर है। बाकी भले गेटअप फिजिकल अपीयरेंस एक जैसे हो सकते हैं चार लोगों के, लेकिन वो कोडवर्ड तो उसी को पता होगा, ठीक है। तो वही कहानी है मेटल्स की। तो हम बात करने वाले हैं अब केमिकल प्रॉपर्टी। तो फटाफट से हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और अपन इससे बात करने वाले हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो है फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसमें पहला सब हेडिंग डालिएगा दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब अपने जो सिलेबस में है, जो अपने क्वेश्चंस आते हैं, अब अपन उस पर बात करने वाले हैं एक एक करके। हेडिंग डालिए फटाफट से, अब अपन आगे बात करेंगे इस पे, ठीक है। चलो, सो अगर मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा?
तो देखो भैया, जब मेटल जो है दैट इज M, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, O2 से रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। ये एक जनरल रिएक्शन है, ठीक है। जनरल का मतलब क्या है, लगभग लगभग सारे मेटल्स में ये क्या है, वैलिड है। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो भैया एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करने वाले हैं फटाफट से। सो देखो, अपने पास मान लो सबसे पहला रिएक्शन दैट इज सोडियम का। सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो ये क्या बना देगा बाबू, ये बना देगा Na2। अगर मैग्नीशियम रिएक्ट किया तो क्या बैलेंस करके लिखना है, तो बैलेंस करके यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया। मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करेगा O2 के साथ में तो ये क्या करेगा, ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में तो भैया ये ध्यान रखिए, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, दैट इज Al2O3, ठीक है। सो हमको एक चीज ध्यान ये रखना है कि जब भी मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, दैट इज मेटल ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड देते हैं। फटाफट इस एग्जाम्पल को छापो और इसमें जो भी कुछ अलग टाइप की कहानी होगी वो अभी अपन जस्ट बात करेंगे, फटाफट छापो। बिल्कुल, मोस्टली क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है शिखर। कॉम्बिनेशन में ये पढ़ा करते थे, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और कुछ अलग नहीं है। छाप लिया सबने? चलिए अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर बात करते हैं। अभी लिखने के लिए आएगा, पहले सुन लो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले ग्रुप के जो मेटल्स हैं, पहले ग्रुप के मेटल्स का मतलब हुआ सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम। ये ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ साथ धूमधाम रिएक्ट करते हैं, मतलब बहुत विगरस रिएक्शन दिखाते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके का रिएक्शन दिखाते हैं। और मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर ये कांटेक्ट में आए तो समझो कि भैया इनको सेकंड्स नहीं लगेगा, ये रिएक्ट कर जाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बड़े प्रेम से बड़े धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है। ये सारे ऐसे हैं जो बड़े आसान, बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रिएक्ट स्टार्ट में तो बहुत तेजी से करते हैं। रुक जाओ रिया, मैं लिखवाऊंगा, रुक जाओ, परेशान नहीं हो, ठीक है। तीसरी कैटेगरी पे आते हैं। कुछ मेटल्स तो ऐसे हैं जो स्टार्ट में बड़े आसानी से रिएक्ट करेंगे और बाद में रिएक्ट करना छोड़ देंगे, जैसे एल्यूमिनियम है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या करता है कि जब रिएक्ट करता है तो इसके सरफेस पे एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस वन इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये बड़ा हार्ड होता है। ये क्या करता है कि मेटल को फर्दर रिएक्शन से रोक देता है। सो कुछ ऐसे हैं जो स्टार्ट में बहुत तगड़ा रिएक्ट किए और बाद में रिएक्ट करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का नाम ही नहीं लेते, करते ही नहीं है, जैसे सिल्वर और गोल्ड। तो आखिर अपने पास जनरल रिएक्शन तो ऑक्साइड बनाता है, लेकिन बहुत सारे हैं जो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कॉपर भी रिएक्ट करता है, लेकिन थोड़ा हौले हौले रिएक्ट करता है, बहुत तेज रिएक्ट नहीं करता। सो इन सारी चीजों को, इन जितने पॉइंट्स, इन सबको लिखेंगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फटाफट से मैं स्लाइड मूव कर रहा हूँ और इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो भैया ये लिख लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़ देता हूं ताकि आपको समस्या ना हो, ठीक है। चलिए, सबसे पहला, मेटल सच एज पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट्स विगरसली दैट कैचेस फायर इन द ओपन। खुले में रख दिया तो भैया आग लग जाएगा। अब इसको बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम में आग ना लग जाए, सोडियम जल ना जाए, सोडियम बर्बाद ना हो जाए, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर जाए, इसको बचाने के लिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं।
लैब्स में जाओगे तो केरोसिन में नहीं, लैब्स में जाओगे तो वैक्स में लपेटा हुआ आपको मिलेगा, छोटे छोटे टॉफी के पैकेट जैसे मिलेंगे सोडियम, जिसमें आपको पता चलेगा कि ऊपर में वैक्सी कलर की कोई चीज लपेटी है, दैट इज पैराफिन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सोडियम को बचाया जाता है केरोसिन में डुबो के। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सारे मेटल्स के बारे में जितनी चीजें बोली वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी आपको मिलेंगी। सेकेंड पॉइंट, बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जैसे मैग्नीशियम, तो क्या बोलता है, सरफेसेज ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, ये कवर हो जाते हैं थिन लेयर से। और ये थिन लेयर किसका है, ऑक्साइड का, जो जस्ट अभी एल्यूमिनियम के लिए बताया था, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है फर्दर रिएक्शन से, फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है, ताकि बाद में और रिएक्ट ना करे। तो होता क्या है कि मेटल एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऊपर में एक लेयर बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कहानी क्या है, समझो ऐसे। देखो, मान लो कि आपके पास ये मेटल था एल्यूमिनियम का, इसके ऊपर क्या हुआ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन गया ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद। तो ये ऑक्साइड का लेयर कुछ ऐसा ना समझो, ऐसे बन गया इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर। अब ये ऑक्सीजन को अंदर जाने ही नहीं देगा कि अंदर का मेटल रिएक्ट हो। तो बेसिकली इसने क्या किया, ऑक्साइड ने फर्दर रिएक्शन को रोक दिया। ठीक है, और ये ऑक्साइड का लेयर बहुत स्ट्रांग होता है और यही अपने नुकसान के काम आता है, मतलब नुकसान करता है। और यही है वो जिसके कारण एल्यूमिनियम स्ट्रांग भी हो जाता है। एल्यूमिनियम बहुत वीक मेटल है, लेकिन हम प्रेशर कुकर क्यों एल्यूमिनियम का बनाते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्साइड का लेयर है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो ऑक्साइड का लेयर है ये इतना स्ट्रांग है कि ये बहुत हाई प्रेशर को भी झेल लेता है। सो एल्यूमिनियम के ऊपर जब ऑक्साइड बन गया तो बहुत स्ट्रांग हो गया। अब वो आगे ना रिएक्ट करके बर्बाद होगा और ना ही वो किसी के मार से या किसी प्रेशर से वो टूटने वाला है। इसीलिए प्लेन्स एल्यूमिनियम के एलॉय से बनते हैं। प्रेशर कुकर जो बहुत मतलब लग्जरियस कार्स हैं उसमें भी एल्यूमिनियम यूज किया जाता है। जो सुपर कार्स हैं वो एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं क्योंकि बहुत लाइट वेटेड होते हैं। खास करके ऑडी, ऑडी अपना पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा उसके ऊपर की जो बॉडी होती है वो मैक्सिमम कार्स या मैक्सिमम मॉडल्स पूरे एल्यूमिनियम की बनाती है। ठीक है, ताकि लाइट वेट रहे। तीसरा, कॉपर जो है वो बर्न तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि ये जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। हौले हौले रिएक्ट करता है, आराम से रिएक्ट करके ब्लैक कलर का लेयर बना लेता है। लास्ट है अपने पास कि भैया सिल्वर और गोल्ड जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, इवन थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रख दिया जाए तो भी, गर्म करेंगे तो भी आसानी से रिएक्ट करने वाले नहीं है। तो इन चारों पॉइंट्स को फटाफट नोट डाउन करो और कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछ लो। शुरू हो जाओ। अर्णव कुछ कहना चाहता है, बोलो अर्णव। सर एक चीज क्लियर करिएगा सर। सर जैसे सर जो एल्युमिनियम है सर वो नया नया निकला सर, तो वो कमजोर रहेगा सर, उसके ऊपर सर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है सर, और सर उसके बाद क्या होता है सर? नया नया एल्यूमिनियम, ये ब्लू वाला एल्यूमिनियम था, समझो। यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो अर्णव, यहाँ नया नया एल्यूमिनियम लिए, जब नया नया मान लो उसको प्रोसेस करके मेटलर्जी करके निकाला गया तो समझो ये एल्यूमिनियम का, ये एल्यूमिनियम है तुम्हारे पास। मान लो ये एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर है, ठीक है, ये तुम्हारा एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर है। जब नया नया ताजा ताजा एल्यूमिनियम बना तो उसका प्रेशर कुकर बना दिया। फिर ये जो प्रेशर कुकर बनने के बाद क्या करते हैं ना, इस एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन के साथ बेसिकली एनोडाइजिंग करते हैं, पर उस पर नहीं जा रहा मैं। बेसिकली ऐसे समझो, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ छोड़ देते हैं। उससे होगा क्या कि इसके सरफेस पे क्या होगा ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा। ध्यान दो, इसके सरफेस पे ना एक लेयर बन जाएगी, समझो इधर एक व्हाइट कलर, ये जो लेयर बना रहा हूँ मैं, दिस इज द लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन गया, इसके ऊपर के सरफेस पे रिएक्ट कर गया ये ऑक्सीजन से। अब होगा क्या कि इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर है ये इस एल्यूमिनियम को और मजबूत कर देगा। कैसे? अब मान लो तुम खाना बनाओगे, इसके कैप को तुमने बंद कर दिया, मान लो ये कैप तुम्हारा बंद हो गया ये खाना बनाने के लिए, ठीक है, ये कैप तुमने बंद कर दिया। अब अंदर में मान लो जो भी चीज़ आप पकाओगे, तो जो गैस है उसका प्रेशर कहाँ जाएगा, इस वॉल पे लगेगा। लेकिन वॉल पे तो अब एल्यूमिनियम नहीं है, एक्चुअल में कौन लगा है वहाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लगा है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो था बहुत स्ट्रांग होता है, उस पर इस प्रेशर का फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से ये अच्छा खासा प्रेशर झेल लेगा। लेकिन उसी प्रेशर कुकर में अगर कहीं पे गड्ढा हो गया, समझना इस चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंट है, मान लो कहीं गड्ढा हो गया
और अगर वहाँ अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड मान लो नहीं बना है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। सो अगर मान लो कहीं गड्ढा हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं बना है तो वहाँ पे ये जाएगा और वहाँ डैमेज कर सकता है, लेकिन जब तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तब तक उसको डैमेज नहीं होगा। डन है? अब कोई और जिसको तकलीफ है यहाँ पे, कोई और जिसको भैया एल्यूमिनियम का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आया, जादू हो गया? नहीं है? छापो फटाफट। बिल्कुल शिखर, बिल्कुल। रिया बोल रही है कुकर ब्लास्ट क्यों होता है? देखो रिया, कुकर इसलिए ब्लास्ट होता है बेटा क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, प्रेशर झेलने का इसका भी एक लिमिट है। एक लिमिट से जब अधिक प्रेशर होगा तो इसमें एक चीज लगी होती है, उसको बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ के लिए। इसमें एक चीज लगी होती है जिसको बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। देखोगे तो आपका जो ये हैंडल होता है ना, हैंडल के जस्ट नीचे एक छोटा सा ऐसे गोला सा एक चीज बना होता है, इस तरह की एक चीज बनी होती है, एक लगता है कि नॉब टाइप का कोई चीज है। उसमें बीच में भी देखोगे तो कुछ कुछ ऐसा लगेगा जैसे कुछ भरा हुआ है, उसको बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। नीचे नॉर्मली हैंडल के नीचे में रहता है, वो जो उसका लीड होता है, लीड में हैंडल के जस्ट नीचे साइड में दिखता नहीं है, सामने सामने हैंडल के जस्ट नीचे रहता है। ये जो सेफ्टी वाल्व है, इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे पहले मतलब क्या होता है कि ये इसका काम ऐसे है कि अगर अंदर में बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा तो ये सेफ्टी वाल्व मेल्ट हो जाएगा और यहाँ से गैस बाहर निकल जाएगी और किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जो लोकल कुकर्स होते हैं, जो कंपनी के कुकर्स नहीं होते, होता क्या है कि उसमें सेफ्टी वाल्व बहुत अच्छे से नहीं बनाया जाता, वो अच्छे क्वालिटी का नहीं होता। मतलब बहुत हाई प्रेशर आने के बावजूद ये जो सेफ्टी वाल्व है ये मेल्ट नहीं हो पाता और मेल्ट होके यहाँ पे ये लीक नहीं हो पाता जिससे गैस बाहर निकल पाए, और इस वजह से क्या होता है कुकर ब्लास्ट कर जाता है। कोई बोलेगा कि भैया हम तो आज तक सेफ्टी वाल्व मेल्ट करते हुए नहीं देखे, क्योंकि आपके कुकर में सीटी होता है, ये सीटी का पहला काम है गैस को निकालना। जैसे प्रेशर बढ़ेगा सीटी गैस को निकाल देगा, लेकिन अगर मान लो किसी वजह से सीटी जाम हो गया तब जाके ये सेकेंडरी सेफ्टी होता है, ये सेकेंडरी सेफ्टी होता है, दैट इज सेफ्टी वाल्व। कि अगर सीटी जाम है, कोई चीज उसमें अटक गई है, उससे गैस नहीं निकल पा रहा है, तो सेफ्टी वाल्व आपको बचाएगा। और अगर दोनों फेल कर गए तो भ्रुम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रेशर कुकर ट्राई करना चाहिए, कभी अगर खरीदने जाओ तो अच्छे कंपनी का खरीदो, ठीक है, क्योंकि इससे खतरा हो सकता है, दिस कैन बी लिटरली मतलब डेंजरस। छापो फटाफट से। और किसी में रिस्क नहीं है, बट ये एक ऐसा यूटेंसिल है जिसमें खतरा है एक्चुअल में। डन है? छाप लिया सबने? चलिए ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज वाटर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन कैसा होता है। सो वाटर के साथ यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो हमारे को क्या देते हैं, तो भैया जब वाटर मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये हमको कुछ इस तरह का रिएक्शन देगा। क्या देगा? सो मान लो हमने क्या किया कि हमने कोई मेटल लिया, मैं एग्जांपल पहले लेता हूँ। सोडियम जो है ये जब H2O से रिएक्ट करता है तो हमको पता है क्या देता है, और हमको अब बहुत अच्छे से पता है ये क्या देगा, तो दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, NaOH देगा, और साथ में ये क्या करेगा, H2 को रिलीज कर देगा। सो बेसिकली ये क्या करता है, तो जनरली ध्यान देना, जनरली जब मेटल जो है, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है, H2O से रिएक्ट करता है, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड देता है और साथ में हाइड्रोजन देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि भैया जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन देता है। लेकिन क्या ये रिएक्शन शाश्वत है? क्या ये रिएक्शन यूनिवर्सल है? क्या रिएक्शन ये हमेशा होगा, ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ मेटल्स अलग तरीके से भी रिएक्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस ही दे, या फिर जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोक्साइड ही दे। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है, पर फिलहाल के लिए जब मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये कहानी होती है, हमको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन एग्जाम्पल्स को आपको नोट डाउन करके चलते रहना है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है ये भी जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, ये भी देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज MgOH ट्वाइस,
MgOH ट्वाइस और साथ में क्या देता है H2 देता है। अगर आपको बैलेंस करके लिखना है तो आप बैलेंस करके लिख सकते हैं। वो ये ऊपर में 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ पे भी आप फटाफट से लगा लो, यहाँ 2 लगा लो, यहाँ 2 लगा लो और आपके पास ये कहानी क्या हो गई, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है। सो मेटल जो है जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस देते हैं। पर क्या सारे देते हैं, हर केस में मिलता है, इस पे बात करेंगे, पहले इसको छापिए। मिस्टर नॉन मेटल्स वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, इसलिए उन रिएक्शंस को हम नहीं पढ़ते यूजुअली। छाप लिया? चलो ठीक है। अब 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस पर अपने को सोचना है। पहली चीज कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट होगा तो क्या होगा। तो देखो कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। क्यों तैरता है? क्योंकि कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो जो यहाँ हाइड्रोजन है, समझो इस चीज को, जो यहाँ हाइड्रोजन है जो वहां निकलेगा, ये हाइड्रोजन कैल्शियम से जाके चिपक जाता है। ठीक है। और कैल्शियम से चिपकने के वजह से कैल्शियम में आ जाती है फ्लोट करने की टेंडेंसी। वो बेसिकली क्या होने लगता है, तैरने लगता है। सो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा सो इसका प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2, लेकिन यहाँ पे जो ये मेटल है ये क्या होगा, ये फ्लोट करने लगेगा। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि भैया ये जाता है और जाके हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाता है, मेटल से चिपक जाता है, उसका बबल जो है उससे जाके चिपक जाता है और जिसके वजह से कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। ये सेम कहानी मैग्नीशियम में भी होता है, मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है। और एक चीज और कि मैग्नीशियम नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये थोड़ा हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। सो इस चीज को ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है किसके साथ होता है, हॉट वाटर के साथ होता है, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता मैग्नीशियम। ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई। अगली कहानी, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है नॉर्मली, उनको रिएक्ट करने के लिए वाटर गैसियस फॉर्म में चाहिए, मतलब वेपर फॉर्म में चाहिए, मतलब स्टीम चाहिए। तो कुछ मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसमें से एक आयरन भी है। आयरन जो है वो नॉर्मली मेटल्स, आयरन एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मली वाटर से आसानी से रिएक्ट नहीं करता बट स्टीम से कर जाता है। तो स्टीम से करके वो क्या करता है, तो स्टीम से करके वो ऑक्साइड बनाता है और साथ में वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ना कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ना, सॉरी, वो मेटल के साथ ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, वहां पे हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता। दो बात क्या क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कैल्शियम या मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेंगे तो तैरेंगे, क्यों, हाइड्रोजन उनसे जाके चिपक जाएगा। आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये जब मेटल से रिएक्ट, इनको जब रिएक्ट करना होगा वाटर से तो ये डायरेक्ट वाटर या हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है। प्रोडक्ट में क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड नहीं देंगे, ये ऑक्साइड देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखना। अब मैं इनको लिखवा रहा हूँ, आई गेस ये नोट आप कर चुके हो, तो फटाफट इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल करा देता हूँ। पहली चीज बोलता क्या है, कैल्शियम स्टार्ट्स, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना और फिर इन सबको तीनों पॉइंट्स को लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला चीज, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ मेटल। हाइड्रोजन जाके चिपक जाता है जिसकी वजह से मेटल जो है वो फ्लोट करने लगता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर से, और बनाता क्या है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, सेम रिएक्शन जो लिख चुके हैं। इट ऑल्सो इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू सेम रीजन, कि भैया वो जाके चिपक जाता है मेटल से और उसको तैराने लगता है। अगला चीज, कुछ मेटल्स एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये ऐसे हैं जो ना ही कोल्ड वाटर से ना ही हॉट वाटर से किसी से रिएक्ट नहीं करते, ये जाते हैं स्टीम से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन, जिसका रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है। तीनों पॉइंट्स को लिखो और इस रिएक्शन को लिख लेना,
ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट फटाफट से छापो, और कहीं कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ कि भैया हमको तकलीफ है, समझ में नहीं आया, जादू हो चुका है। बिल्कुल अदिति, वो अगर आयरन को आपने पानी में रख दिया तो रस्ट हो जाएगा, ये बात सच है, लेकिन आयरन जब पानी से रिएक्ट करता है ना तो वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता। जो रस्ट भी है ना, दैट इज ऑक्साइड, नॉट हाइड्रोक्साइड। इस चीज को समझो। तो अगर वो पानी में रखोगे तो धीरे धीरे सही रिएक्शन होगी, पर वो बनाएगा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। क्या ना दीदी, बोलो अर्णव। सर सर हमको पूछना है कि सर जो हाइड्रोजन गैस बनता है सर रिएक्शन होने के बाद, सर उसका क्या होता है सर? वो उड़ जाता है कि उसके साथ रहता है? उड़ जाएगा ना, वो तो बाहर निकल जाएगा ना। टेस्ट करना है, लेके जाओ उसमें जलता हुआ फ्लेम लेके जाओ उसके पास में, और टेस्ट हो जाएगा। वो पॉपिंग साउंड देगा तो हाइड्रोजन है, पॉपिंग नहीं देगा तो हाइड्रोजन नहीं है। कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस तो होता ही है, तो हम देख के, कलर देख के या स्मेल लेके हम नहीं बता सकते कि वो हाइड्रोजन है। डन है? चलो छापो फटाफट से इसको। चलिए ठीक है, छाप लिया। कोई ऐसा जिसको यहाँ तक तकलीफ हो तो अपनी तकलीफ बता दो, हम बात कर लेंगे, और फिर अपन आज की सभा को हम यहीं विराम लगाएंगे रिवीजन करने के बाद। तो अभी भाग मत जाना, ठीक है? चलो, सो मैं स्टार्ट से एक बार पूरा जो अभी आज पढ़े हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, और फटाफट से फिर आज की सभा को हम विराम लगा देंगे, ठीक है? चलो, सो हमने स्टार्ट किया कि भैया मेटल क्या है। सो मेटल एक तरीके का एलिमेंट का एक कह सकते हो कि एक सब पार्ट है, एक पार्ट है एलिमेंट का, ठीक है? तीन तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में यूजुअली मेटल्स लेफ्ट और मिडिल में होते हैं। मेटलॉइड्स जो होते हैं वो लेफ्ट मिडिल में होता है, और जो नॉन मेटल है वो राइट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे सोडियम, सॉरी, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे राइट साइड में होते हैं। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है? जल्दी से मुझे बताओ, रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है? 2-3 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। नॉन मेटल जो लिक्विड होता है, शिखर मेटल नहीं पूछा है मैंने, अपूर्वा नहीं, अमन नहीं, ठीक है? सो वो नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, अगर किसी को नहीं याद है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ, नैन्सी वेरी गुड, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? सबको आंसर पता है, दैट इज, जल्दी बताओ कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। एक और भी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड जैसा ही होता है, कोई बताएगा कौन? मर्क्यूरी के अलावे, मर्क्यूरी के अलावा ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड जैसा ही होता है? हाथ में लेते हैं लिक्विड हो जाता है। वेरी गुड अभिनव। जर्मीनियम नहीं अभिनव, फिर से सोचो, दैट इज गैलियम, नॉट जर्मीनियम। गैलियम एक ऐसा, जर्मीनियम तो अपने पास देखो ना, लिखवाया भी है, मेटलॉइड है, ठीक है? तो गैलियम एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे या फिर हाथ में लेते ही वो लिक्विड हो जाता है, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो, कौन सा नॉन मेटल है जो कि शाइनिंग नेचर रखता है? कोई एक बताना, कोई एक ऐसा नॉन मेटल जिसमें शाइन होता है, जल्दी बताओ मुझे, आंसर भेजो। अंकित ठीक है, रिया ठीक है, अभिनव ठीक है, पूर्वा ठीक है, स्मृति ठीक है, अर्णव ठीक है। मतलब डायमंड से तो अजीब, मतलब जबरदस्त का प्यार है एकदम, डायमंड 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 डायमंड। किसी ने अभी भेजा था गलत, गोल्ड भैया नॉन मेटल मैंने पूछा था, सब डायमंड भेज रहे हैं, और गर्ल्स तो लगभग सारे ने डायमंड ही भेजा है। क्या बात है, मतलब डायमंड आ गया तो भैया वो तो याद ही रहेगा कि डायमंड हम कैसे मिस कर सकते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना, ठीक है? बिल्कुल। सो डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है,
आयोडीन ध्यान रखा करो, आयोडीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नन मेटल जिसको ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, अगर कहीं चोट लग जाए या कहीं कोई डैमेज हो जाए टिश्यू तो उसके ऊपर लगाया जाता है, दैट इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, एंटीसेप्टिक में यूज करते हैं और उसके पास लश्चर होता है। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है? दैट इज आयोडीन। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं लिखवा नहीं रहा, ये चीज आपको ध्यान रखने की होती है। ठीक है, बिल्कुल अदिति, पेन का जो पेंसिल का जो ये होता है लिड जो होता है वो साइन करता है ना, थोड़ा तो साइनिंग होता ही है, चलेगा? चलो ओके। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर, कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे हार्ड होती है? मेटल्स को तो हम बोलते हैं हार्ड होता है, क्या मेटल सबसे हार्ड होता है? उससे भी हार्ड कोई चीज है? वाह, दोबारा से आंसर देने का मौका मिला, दैट इज डायमंड। तो एक चीज यहाँ से अब कंक्लूजन, उस कंक्लूजन को ध्यान से सुनो। मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। मेटल हार्ड है, नॉन मेटल सॉफ्ट है, पर दुनिया का जो सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है वो एक नॉन मेटल ही है, दैट इज डायमंड। डायमंड इज अ नॉन मेटल। ठीक है, और वो दुनिया का सबसे हार्ड नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। मतलब प्रकृति ने हमें जितनी चीजें बना के दी हैं उसमें सबसे हार्ड डायमंड होता है, जो कि एक नॉन मेटल है, जबकि हम कहते हैं कि नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट। तो ये ध्यान रखना, ये अपोजिट प्रॉपर्टी आ गई। एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब मुझे बताओ, ब्रिटल क्या चीज होती है? बिल्कुल शिखर, ग्लास काटने का काम आता है। ब्रिटल का मतलब क्या है? डायमंड को तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, डायमंड को तोड़ा जा सकता है, ऐसा चीज नहीं कि नहीं तोड़ सकते हैं, पर बहुत मुश्किल से, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल से टूटता है। अपूर्वा बोल रही है ब्रेकेबल, बिल्कुल सही बात है। जैसे ग्लास, देखो समझो, ग्लास में तो कौन सा पानी पीने वाला ग्लास की बात कर रहा हूँ, शीशे का, कांच का, उसको छोड़ दो, ट्राई मत करना घर पे, उसको छोड़ोगे वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज दैट इज अ ब्रिटल प्रॉपर्टी। आपने हथौड़े से मार दिया किसी चीज पे, वो टूट के एकदम छोटे छोटे टुकड़े हो गए, दैट इज ब्रिटल प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखिएगा, मेटल्स जैसे मैलिएबल थे, मारने पे सीट में कन्वर्ट हो जाते थे, वैसे नॉन मेटल्स में मेनली ब्रिटल प्रॉपर्टी होती है। आयोडीन का टुकड़ा ले लोगे, वो चमकते हुए दिखेगा, एक हथौड़ा मारोगे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बेचारे आयोडीन के। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि नॉन मेटल्स आर यूजुअली हैविंग ब्रिटल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर हैविंग मैलिएबल प्रॉपर्टी। चलेगा? एक नॉन मेटल जिसमें बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, कौन सा नॉन मेटल है भैया? जल्दी बताओ, लिखवाया था मैंने। कौन सा नॉन मेटल है जिसमें बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है? रियास, अभिनव, अंकित, सही है। सो भैया कौन सा नॉन मेटल है जिसमें ब्रिटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है? दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, चलो, सो इसी के साथ आज की सभा समाप्त है। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो साहिल बाबू, क्या समस्या हो गया जीवन में? चलो, किसी का छूटा है लिखना तो यहाँ से लिख लो, बता दो, मैं स्लाइड निकाल दूंगा। हाँ, किसी का डाउट है अपने डाउट पूछ लो, बाकी जनता जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो साहिल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का क्या चाहते हो? सर ये बोलो। सर स्लाइड स्लाइड निकाल तो दिया, कौन सा पहला स्लाइड? फिजिकल प्रॉपर्टीज से वाला सर। अच्छा रुक जा, अभी ऑडियो ऑफ नहीं करना। कौन सा वाला स्लाइड बोल रहे हो? सर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर स्लाइड, अच्छा। हार्डनेस के पहले वाला। डक्टाइल, हार्डनेस के पहले वाला डक्टाइल, ठीक है, छाप लो। मेटल्स कैन ड्रॉन। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? चलिए ठीक है। अर्नव कुछ कहना चाहते, बोलो अर्नव।
सर ये सब चीज के बारे में सर डिटेल में किस क्लास में पढ़ना रहता है? कौन सी तरह के डिटेल्स जानना चाहते हो बताओ। मतलब सर मतलब सर एकदम हाई लेवल का सर किस क्लास में पढ़ाई होता है सर, ये किस मेटल high- वगैरह के बारे किस प्रॉपर्टी के बारे में? मेटल का फिजिकल, केमिकल, में, कोई रिएक्शन के बारे में सर। रिएक्शंस के बारे में। अच्छा 8th क्लास में थोड़ा पढ़े थे, याद है? हाँ सर। 10th में थोड़ा उससे ऊपर का पढ़ रहे हैं? हाँ सर। अच्छा 10th से अब ऊपर किस क्लास में पढ़ेंगे? 8 से 10, फिर अब इसके बाद 10 के बाद 11 सर। फिर से सोचो। नहीं सर 12th सर, 12th। अब समझ में आया किसमें पढ़ेंगे? यस सर समझ गए सर, थैंक यू सर। गुड। सर क्लास लीव कर जाए? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो आज की सभा हम यहीं पे विराम लगाते हैं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। किसी को डाउट नहीं है? और लास्ट स्लाइड श्रेया दिखा देता हूँ, रुक जा। बाकी जनता जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नोट डाउन करना कुछ छूटा है लिख सकते हो, बाकी जा सकते हो। श्रेया हो जाए तो मुझे मैसेज करना। बाय बाय बेटा, बाय बाय अपूर्वा। टाटा। बोलो अखिलेश, आवाज नहीं आ रही। रिएक्शन वाला स्लाइड दिखा दीजिए। कौन सा रिएक्शन वाला? रिएक्शन विद ऑक्सीजन वाला स्लाइड। अच्छा लिख लेने दो। यस सर। श्रेया हो गया क्या बेटा आपका? सर बस 5-5 सेकंड के लिए। ठीक है दिखाता हूँ, इसको लिख लेने दो। ठीक है, ये वाला ठीक। जी सर, नेक्स्ट। इसके बाद सर, इसके बाद क्या हो गया सर, ये नोट किया है। थैंक यू सर। ठीक है, चलो तो आइए सबने नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की सभा समाप्त, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। अखिलेश बोलो। चलो ठीक है, बाय।